नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए शैक्षिक परिदृश्य के ऑल टॉपिक के अंतर्गत जैसे आपके शैक्षिक नवाचार है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-2011 वाला है, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनके अलावा विद्यालय प्रबंधन समिति है और साथ ही साथियों जो राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश और एनईपी 2020, तो इन सभी टॉपिक से आपके लिए गोल्डन टेस्ट नंबर 10 लेकर आया हूं। ये जो टेस्ट है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लेवल के लिए बेहद ही उपयोगी रहेगा। तो टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 20 है इस टेस्ट में और प्रत्येक प्रश्न का एक ही नंबर रहेगा और कोई प्रश्न अगर आप गलत कर देते हो तो 1/3 माइनस अंक आपके कर दिए जाते हैं, क्योंकि मेन एग्जाम में भी आपके 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो -1/3 और 2 नंबर का प्रश्न है तो 0.66 जो अंक है साथियों आपके एक प्रश्न के गलत करने पर आपके काट लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है, पूरे प्रश्नों को हल जरूर करके जाइएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 1 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। SIQ परियोजना का संचालन SIQE है ये ना। SIQE परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया गया। SIERT जयपुर के द्वारा उदयपुर के द्वारा किया गया था। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा किया गया था। यूनिसेफ एवं बौद्ध शिक्षा समिति के द्वारा किया गया था या RBSC राजस्थान के द्वारा किया गया था। तो पहले प्रश्न का आंसर दीजिए। जो SIQE परियोजना चली थी साथियों, इसका संचालन किसके द्वारा किया गया। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है पहले प्रश्न में, राइट आंसर देख लेते हैं। देखिएगा SIQE का जो संचालन है, संचालन की बात की जा रही है, यूनिक भाई शैक्षणिक कार्यों का संचालन या उसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं, एकेडमिक वगैरह, इन चीजों को नहीं, डायरेक्टली प्रश्न पूछ रहे हैं SIQE परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा साथियों, आपके जो निदेशालय है माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर वाला, इसके द्वारा ही SIQE परियोजना का संचालन किया गया। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है। SMC का गठन कितने वर्ष के बालकों हेतु किया जाता है। 3 से 18 वर्ष के बालकों हेतु, 6 से 18 वर्ष के बालकों हेतु, 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु और 14 से 18 वर्ष के बालकों हेतु। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर दीजिए भाई, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में सही उत्तर है। SMC की अगर हम बात करें, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति की यहाँ पर बात की जा रही है और इसका जो गठन है साथियों, कुछ अलग तरीके से मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा है। आप कहोगे कि सर ये कैसा प्रश्न आपने पूछ लिया, तो बिल्कुल एग्जाम में भी आपके ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी भी प्रकार से हमको कमी नहीं रखनी है भाई, पूरा क्लियर होना चाहिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं पूरा क्लियर होना चाहिए। तो SMC का जो गठन है वो किया जाता है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। समझे, थोड़ा समझो, दिमाग लगाना पड़ेगा। SMC का गठन कौन से विद्यालयों में होता है। जो विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय होते हैं उनमें SMC का गठन किया जाता है। अब कक्षा 1 से 8 के विद्यालय में कितने वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं साथियों। इसी वजह से इस प्रश्न का आंसर जो तीसरा विकल्प है वो सही रहेगा। जबकि हम बात करें SDMC की, किसकी, SDMC स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति, तो इसका जो गठन है वो कक्षा 9 से 12वीं के विद्यालयों में किया जाता है। मतलब उनकी आयु पूछ ले कितने वर्ष के बच्चों के लिए, तो 14 से 18 फिर उसका सही आंसर होगा। समझे बात को थोड़ा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल जो विकल्प नंबर 3 है बिल्कुल प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 3 है, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल किसका नाम है। दीक्षा राइस का, निष्ठा का, SIQE का और इस्माइल का। देखिएगा यहाँ पर ऊपर नाम दे रखा है स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल। ये किसका पूरा नाम है साथियों, दीक्षा राइस, निष्ठा, SIQE और इस्माइल। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। देखिए ये जो स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल, ये जो नाम है ये निष्ठा का पूरा नाम है। निष्ठा का पूरा नाम हिंदी में क्या है, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 3 में। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर
बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछ रहा है। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको जो स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन है 149 रुपए की टेस्ट सीरीज में उपलब्ध है और यहाँ तो आपको 20 ही प्रश्न मिल रहे हैं। वहां पर साथियों यूं मानिए कि 150 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है और ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी वहां पर उपलब्ध है, मैराथन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। लेवल 1 प्लस लेवल 2 दोनों के लिए ही 149 रुपए वाला कोर्स है स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर। तो अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करके 149 वाली टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो साथियों। रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज वहां पर चलाई जा रही है। देखिए ऐप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है और आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करके उस पर सर्च करते हो स्टडी विद पीएन लोधा, तो लगभग आप एक ऐप देखोगे साथियों इसी नाम से, उसको आप डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो चौथा नंबर का प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति के कितने प्रतिशत महिला सदस्य होना आवश्यक है। 25%, 50%, 75% और 66%। देखिएगा जो विद्यालय प्रबंधन समिति है इसमें मित्रों जो समिति का गठन किया जाता है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है और इन 16 सदस्यों में 50% महिला सदस्यों का होना आवश्यक माना जाता है। कितने प्रतिशत, 50%। तो विकल्प नंबर फिर कौन सा सही रहेगा आपका, जो सेकंड विकल्प है, फोर्थ प्रश्न जो है आपका इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, स्माइल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से ई कंटेंट उपलब्ध करवाने हेतु कितने प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार और 4 प्रकार। देखो कोविड काल में प्रोग्राम कौन सा चला था, स्माइल, जो 3 फेज में चला था साथियों। 3 चरणों में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया था और इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से ई कंटेंट उपलब्ध कराया जाता था और इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो ई कंटेंट उपलब्ध बच्चों को करवाया जाता था उसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाते थे। कितने प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते थे, 2 प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते थे। कौन कौन से 2 प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप होते थे, तो एक तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, दोनों ही डिजिटल लर्निंग से संबंधित होते थे, जिसमें साथियों एक ग्रुप में तो अभिभावकों का ग्रुप बनाया जाता था और एक ग्रुप शिक्षकों का बनाया जाता था साथियों। अभिभावकों के ग्रुप में जो शिक्षकों के ग्रुप में सामग्री आती थी उनको फॉरवर्ड किया जाता था और उनको बच्चे देखते थे। क्लियर है सभी के ये। यहाँ पर आपके प्रश्न 5 में कौन सा सही आंसर रहेगा, फिर विकल्प नंबर 2 आपके 5वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो 6वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछ रहा है मित्रों, प्रश्न नंबर 6 है, एनईपी 2020 में किस प्रकार के आकलन को अपनाने की परिकल्पना नहीं की गई है। योगात्मक, नियमित, रचनात्मक और इनमें से कोई नहीं। तो देखो एनईपी 2020 की बात की जा रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। साथियों इसमें जिस प्रकार के आकलन को अपनाने की परिकल्पना नहीं की गई है वो आपको देखना है प्रश्न संख्या 6 में। तो 6ठे प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो नियमित आकलन तो होना ही चाहिए, ये तो सही है भाई, और आकलन रचनात्मक भी होना चाहिए। रचनात्मक को आप साथियों यूं कह सकते हो कि भाई ऐसा आकलन साथियों जो बालक का जो ज्ञान है, उसकी जो क्षमता है उसको पहचानने का काम करे। तो रचनात्मक और नियमित आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है, लेकिन डायरेक्टली योगात्मक आकलन का इसमें नाम नहीं बताया गया है। इसी वजह से हम फिर पहले विकल्प पे जाएंगे, योगात्मक पे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसमें तो सारे होना चाहिए, तो भाई योगात्मक आकलन वर्ष के अंत में किया जाता है, लेकिन एनईपी 2020 कहती है कि भाई बच्चों का आकलन वर्ष के अंत में नहीं बल्कि नियमित और रचनात्मक रूप से किया जाना चाहिए। चलिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 7, राजस्थान शिक्षा दर्शन शैक्षिक प्रोग्राम किसके लिए शुरू किया गया। स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया, मेडिकल के बच्चों के लिए शुरू किया गया, कॉलेज के बच्चों के लिए शुरू किया गया और इनमें से सभी के लिए। तो देखिएगा राजस्थान शिक्षा दर्शन जो शैक्षिक प्रोग्राम है, अगर बात करें हम इसकी मित्रों, तो ये जो प्रोग्राम है ये स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया था। किन बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उनके लिए ही राजस्थान शिक्षा दर्शन शैक्षिक प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। मतलब यहाँ प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है। चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 8,
आरटी 2009 का संपूर्ण भारत में विस्तार कब हुआ? 5 जुलाई 2019, 5 अगस्त 2019, 5 सितंबर 2019 और 4 अक्टूबर 2019। देखो, आरटी 2009 की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुई थी, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? जम्मू कश्मीर को छोड़ करके आरटी 2009 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू की गई थी। अब जम्मू कश्मीर में क्यों लागू नहीं की गई थी? क्योंकि वहां पर उस समय 300 आर्टिकल जो 370 धारा 370 है वो लागू हो रखी थी। अब देखिए, जैसे ही जम्मू कश्मीर में ये धारा 370 हटी तो वहां पर भी आरटी 2009 लागू हो गया। अब आपको ये देखना है कि कब हटी थी, मतलब प्रश्न को घुमाया गया है साथियों। तो प्रश्न संख्या 8 में अगर हम सही आंसर देखिएगा साथियों, आरटी 2009 का संपूर्ण भारत में विस्तार कब हुआ था? 5 अगस्त 2019 को। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर है यहाँ से धारा 370 को हटा दिया गया था। तो इस वजह से ही देखो प्रश्न को घुमाया गया है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 8 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो शैक्षिक परिदृश्य वाला टॉपिक है, इससे दोनों लेवल में कम से कम 10 प्रश्न आपके आने वाले हैं। कम से कम बता रहा हूं साथियों, 10 से 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे शैक्षिक परिदृश्य में से। तो ये जो 30 टेस्टों की सीरीज चलाई जा रही है शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत सारे टॉपिक आ रहे हैं इसमें। जैसे अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो आपके शैक्षिक नवाचार आ जाएंगे, विद्यालय प्रबंधन समितियां इसमें आ जाएगी, आरटी 2009 2011 इसमें आ जाएगा, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसमें आ जाएगी, जो राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश वाला टॉपिक है वो इसमें आ जाएगा। तो इन सभी टॉपिक से कम 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो 30 टेस्ट यहाँ पर शैक्षिक परिदृश्य के चलाए जा रहे हैं, ये तो टेस्ट नंबर 10 है, अभी 20 टेस्ट आना और बाकी है आपके। तो इन 30 टेस्टों में साथियों 20 + 10 टोटल 30 टेस्टों में आप यूं मान लीजिए इन सभी टॉपिक्स को बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हो अगर लगातार इन टेस्ट सीरीज को आप फॉलो करते हो तो। प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षा वाणी को सुनने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? RKSMB के दीक्षा, न्यूज ऑन एयर, प्रशांत भारती ऑफिशियल ऐप और इनमें से सभी। तो भाई ऐसा है, शिक्षा वाणी तो वैसे तो एक रेडियो प्रोग्राम था, लेकिन इसको सुनने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था न्यूज ऑन एयर प्रशांत भारती ऑफिशियल ऐप। ये ऐप का नाम है साथियों। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछ रहा है? आरटी 2011 राजस्थान के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में और भाग 4 में। देखो, आरटी 2011 राजस्थान के अनुसार देखना है आपको, आरटी 2009 के अनुसार नहीं, आरटी 2011 राजस्थान के अनुसार जो विद्यालय प्रबंधन समिति है इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है मित्रों? तो आपको प्रश्न संख्या 10 में ये बताना है। चलिए सही आंसर देख लेते हैं 10वें प्रश्न का। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो दूसरा विकल्प है भाग 2 वाला, बिल्कुल भाग 2 में ही आरटी 2011 के अंतर्गत जो भाग 2 है इसमें ही विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न 10 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, कोविड के दौरान अध्ययन में हुई क्षति की भरपाई के लिए स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि का ब्रिज कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है RKSMB के दीक्षा राइज, बेसलाइन असेसमेंट और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ये जो कोविड के दौरान बालकों की पढ़ाई में लर्निंग लॉस हुआ है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए, कार्यक्रम तो चलाए गए लेकिन स्कूल जाना तो स्कूल जाना ही होता है। तो साथियों उसकी भरपाई के लिए 3 माह की अवधि के लिए चलाया गया था, हालांकि इसको आगे बढ़ा दिया गया है। और ये जो ब्रिज कार्यक्रम है इसका नाम है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, जिसकी शुरुआत हुई थी 11 जुलाई 2022 को। कब हुई थी? 11 जुलाई 2022 को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी साथियों। और देखिए अभी 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर को प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक, 1 से 8 तक क्या 1 2 के तो नहीं हो रहे, कक्षा 3 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनके पेपर करवाए जा रहे हैं। और पेपर साथियों यूं मानिए आप, पेपर बीकानेर के माध्यम से, बीकानेर या SIRT दोनों में से किसी
एक के माध्यम से ये पेपर बनकर, जैसे आपके 8वीं और 10वीं के पेपर होते हैं ना, तो वैसे पेपर बिल्कुल पैक होके आ रहे हैं और बच्चों को समूह में वर्गीकृत करके बिल्कुल रोल नंबर वाइज बैठा के उनका एग्जाम लिया जा रहा है साथियों। तो ये बहुत ही बड़े स्तर का काम है। यहाँ पर विकल्प 1 आपका प्रश्न संख्या 11 में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 की, तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) ग के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश राजस्थान में कब से दिए जा रहे हैं? 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13। तो प्रश्न संख्या 12 में बताइए कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों। प्रश्न संख्या 12 में 12वें प्रश्न को समझने की कोशिश करना। जो आरटी 2009 है, इसकी एक धारा है धारा 12(1) ग। इसके अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालय मतलब जो निजी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय है, वहां पर जो 25% निःशुल्क सीट पर प्रवेश दिया जा रहा है, तो ये कब से दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है साथियों 2012-13 से। कौन से शिक्षण सत्र से दिया जा रहा है? शिक्षण सत्र 2012-13 से इन 25% पदों पर धारा 12(1) ग के अंतर्गत प्रवेश दिया जा रहा है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 12 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 है, एफएलएन का पूरा नाम क्या है? फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, फाउंडेशनल लिटरेचर एंड न्यूमेरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबर और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। तो देखिए एफएलएन का पूरा नाम आपको बताना है कि भाई एफएलएन का जो पूरा नाम है साथियों, इनमें से कौन से विकल्प में सही दिया गया है। 13वें प्रश्न का सही आंसर का चुनाव कीजिएगा। तो सही आंसर देख लेते हैं। अगर हम बात करें एफएलएन की, मित्रों एफएलएन का पूरा नाम है, एफ से बनता है फाउंडेशनल, क्या बनता है? फाउंडेशनल बनता है। एल से बनता है लिटरेसी, क्या बनता है? लिटरेसी बनता है, तो ये भी गलत। और एन से बनता है न्यूमेरेसी, तो फिर ये भी गलत। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, मतलब सही आंसर कौन सा रहेगा? चौथा विकल्प। एफएलएन का पूरा नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। फोर्थ विकल्प आपके 13वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत कब की गई? 2019-20 में, 2020-21 में, 2021-22 में और 2022-23 में। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की बात की जा रही है साथियों। 14वें प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। देखिए जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है, इसकी शुरुआत की गई थी साथियों 2021-22 में। कौन से सत्र में की गई थी? 2021-22 के सत्र में ही मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की शुरुआत की गई थी। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा साथियों। प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तब आपको मिल जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न 15 में क्या पूछ रहा है, देखिएगा 15वें प्रश्न को। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र एक सत्र में कितनी बार भरा जाता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो भाई शिक्षक मूल्यांकन पत्र जो प्रपत्र होता है, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं TAF, टेप के नाम से इसको जानते हैं साथियों। किस नाम से जानते हैं? टेप के नाम से इसको जानते हैं, जिसमें शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। संस्था प्रदान का, पाठ्यक्रम का, जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका, कार्यशैली का, तो इन सभी का मूल्यांकन टेप के माध्यम से किया जाता है शिक्षकों के द्वारा। और ये जो प्रपत्र है एक सत्र में 2 बार भरा जाता है। कितनी बार भरा जाता है? 2 बार भरा जाता है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न 15 का सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न 16 की ओर। 16वां प्रश्न देखेंगे। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 18 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2020 को, 18 दिसंबर 2021 को और 18 दिसंबर 2022 को। देखो 18 दिसंबर को तो हुई थी, लेकिन कौन से सन में? 16वें प्रश्न की अगर बात करें तो देखो निरोगी राजस्थान अभियान आपसे पूछ रहा है मित्रों को। कौन सा अभियान पूछ रहा है? निरोगी राजस्थान अभियान। और निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 18 दिसंबर 2019 को। कब हुई थी? 18 दिसंबर 2019 को। विकल्प नंबर आपका 1 प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो 17वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या पूछ रहा है? शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के अंतर्गत कौन से पोर्टल पर ऑनलाइन भरे जाते हैं?
शाला दर्पण पर, शाला दर्शन पर, शाला दर्पण पर, यूडाइस पर और इनमें से सभी पर। तो मैंने अभी 15वां प्रश्न जो आपसे पूछा था कि भाई शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो होते हैं ये एक सत्र में कितनी बार भरे जाते हैं, तो वहां पर उसका आंसर क्या था, 2 बार भरे जाते हैं। कितनी बार भरे जाते हैं, 2 बार। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि वो जो मूल्यांकन प्रपत्र भरते हैं शिक्षक साथियों, वो कौन से पोर्टल पर भरे जाते हैं, ऑनलाइन भराते हैं ये। तो भाई इनमें से सभी पर नहीं, यूडाइस पर भी नहीं, नहीं शाला दर्शन पर, बल्कि शाला दर्पण पर ये शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है, कक्षा 1 से 8 तक के जो अध्यापक होते हैं उनके द्वारा ही ये शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाते हैं। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न 17 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 18, MOOC का पूरा नाम है मॉडर्न ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज और मैकेनिकल ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो प्रश्न संख्या 18 में बताइए कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों। प्रश्न नंबर 18 में राइट आंसर देख लेते हैं 18वें प्रश्न का। देखिएगा जो MOOC है इसका अगर हम पूरा नाम देखें तो M से बनता है मैसिव, क्या बनता है, मैसिव। O से बनता है ओपन, फिर O से ऑनलाइन और C से कोर्सेज। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOC का पूरा नाम है। विकल्प नंबर 2 आपके 18वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा में किए जा रहे नवाचारों एवं आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने में सहयोग राशि निम्न में से किस पोर्टल द्वारा प्रदान की जा सकती है। शाला दर्पण के माध्यम से, शाला दर्शन के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से और ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से। तो देखिएगा जो राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा में नवाचार किए जा रहे हैं, शिक्षा में कुछ अत्याधुनिक प्रयोग किए जा रहे हैं, उनके लिए आधारभूत सुविधाओं को अगर गवर्नमेंट विद्यालय में बढ़ाना है तो साथियों आपके लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल उपलब्ध है, जहां पर आप विद्यालयों को गोद लेकर उनका विकास के लिए पैसे लगा सकते हो। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 19 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। ऐप डाउनलोड लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है और ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर करिएगा साथियों, बाद में फिर आप कहोगे कि टाइम कम पड़ गया। प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और डेजीविल। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसका चयन आपको प्रश्न 20 में करना है। तो देखो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से है लेजर प्रिंटर। कैसे है, क्योंकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है जिसमें प्रिंट करने के लिए स्याही वगैरह डालते हैं, इंक डालते हैं ना प्रिंटर में, तो उसको नहीं डालना पड़ता है बल्कि लेजर के माध्यम से ही प्रिंट होता है साथियों। तो बिल्कुल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न 20 का सही उत्तर है। ये कंप्लीट होता है आपके जो शैक्षिक परिदृश्य का टॉपिक है उसका पेपर नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।